आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स के लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर ये है कि अक्षरों की खोज के बाद विचारों को क्या हुआ, लिखने की प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई, मतलब शुरू हो गई। जो हमारे पूर्वज थे उनके ज्ञान और उनका जो अनुभव था आने वाली पीढ़ियों को किस रूप में मिला, लिखित रूप में प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ, उनके विकास में जो था गति जो थी, विकास की गति कैसी हो गई, तेज हो गई, और इतिहास का क्या हुआ, आरंभ हो गया। मनुष्य कैसा होने लगा, सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार किसकी शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर लिखो। तो सबसे पहले जो था प्रागैतिहासिक जो मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लिया, चित्र संकेतों का सहारा लिया। मतलब चित्र बनाकर संकेतों से उसका सहारा लिया। ये जो चित्र संकेत होते थे वो भाव में बाद में क्या हो गए, भाव संकेतों में बदल गए। चित्र संकेत भाव संकेत में बदल गए। जैसे कि एक गोले के चारों रेखाएं खींचकर क्या बनाया गया, सूर्य का चित्र बना दिया गया, और किसको दिखाया गया, ताप और धूप को, जो ताप और धूप को क्या है, दर्शाने लगा। तो भाव को व्यक्त करने का ये प्रयास आगे चलकर क्या हो गया कि अक्षरों की खोज में शामिल हो गया। ये खोज मुश्किल से कितने साल पुरानी है, 6000 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र जो है, चित्र संकेतों के द्वारा अपने भाव को जो है वो व्यक्त करता था। तो इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वो क्या करता था, दूर दराज के इलाकों को अपनी बातों तक वो पहुंचाता था। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र थे। बाद में क्या हुआ, इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया। इन चित्रों के द्वारा भाव व्यक्त होने लगे और मनुष्य क्या हो गया, इनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में कि जितना जानते हो वो लिखो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। अक्षरों द्वारा क्या होता है, लिखकर अपने भाव व्यक्त किए देते हैं, जबकि ध्वनि में ऐसा क्या होता है, ध्वनि में बोलकर, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो बोलकर अपने भाव को व्यक्त कर रही हूँ। तो मौखिक भाषा का क्या होता है, आधार क्या था, ध्वनि थी। पहले ध्वनि पैदा हुई है, उसके बाद क्या है, अक्षर आए हैं। जब हम बोले उसके बाद ही उसको लिखा गया है। तो ध्वनि के बल पर ही क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी अपने विचार विनिमय, मतलब विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। तो इसलिए ध्वनि ही अभिव्यक्ति का क्या हो गई, मूल आधार हो गई है। अक्षर जो है ध्वनि का ही अनुकरण है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि अक्षर ध्वनि के दोनों रूप, लिखित और मौखिक भाषा के जो है वो आधार स्तंभ हैं। तो अक्षरों के बिना क्या होता है, लिखा नहीं जा सकता, और ध्वनि के बिना क्या होता है, बोलने की हम क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करें। तो मौखिक भाषा जो होती है वो भाव को व्यक्त करने का क्या होता है, मुख्य साधन होता है। यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नज़र डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के प्रयोग द्वारा अक्षरों का महत्व ही अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब अक्षरों के माध्यम से ही मौखिक भाषा
के प्रयोग द्वारा अक्षरों का महत्व ही है जो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर जो है छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बातों को हम दूसरों को बता सकते हैं। इसके प्रयोग के बिना हम किसी मूक और बधिर व्यक्ति के ही समान होते हैं। अगर हम इसका प्रयोग ना करें तो हम भी गूंगे बहरे व्यक्ति के समान ही होंगी, जो बोल सुन नहीं सकता हो। मौखिक भाषा की मतलब महत्वता क्या है? मौखिक भाषा की जो महत्वता है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हर बात क्या कहे लिखकर नहीं बताई जा सकती है। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा का जो प्रयोग है सीखने में भी जो है समय लगता है। लिखित भाषा को लिखने में बहुत मतलब जब मात्राएं सीखने में समय लगता है, मौखिक भाषा तो हम आसानी से बोल सकते हैं, जो लिखित है वो बहुत टफ होती है। जबकि मौखिक भाषा क्या होती है, प्रयोग जो है संसार का प्रत्येक बच्चा तब से करता है जब वो क्या करता है, बोलना शुरू करता है, लेकिन लिखित भाषा को सीखने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो वैज्ञानिक खोज जो होती है किसी ना किसी खास वैज्ञानिक की ही देन होती है। कोई भी खोज होती है इसलिए उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। परंतु जो है अक्षर की खोज क्या हुई, किसी व्यक्ति विशेष की जो है मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं बनाया है अक्षर को। ये जो है अक्षर जो है मानव जाति के सम्मिलित मतलब सभी मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। तो अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई है, इसका जो है धीरे धीरे विकास हुआ है कि एक दिन में अक्षर नहीं बन गए, उसका टाइम लगा है, धीरे धीरे बना हुआ है। तो मानव जाति ने जो है कई असफल प्रयासों के जो द्वारा धीरे धीरे क्या किया, अक्षरों का निर्धारण किया, उनका प्रयोग किया और उनको सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने ज़माने के लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पुराने ज़माने के लोग क्या जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की थी? ईश्वर ने की थी, क्योंकि ईश्वर में क्या थी, उनकी आस्था थी। वे ईश्वर मतलब भगवान को ही क्या मानते थे? सर्वशक्तिमान मानते थे कि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो यही कारण है कि इस चीज़ की जो उत्पत्ति के विषय में जो कुछ नहीं जानता था, जिस भी चीज़ की उत्पत्ति के विषय में कुछ ना जाने तो वो क्या मान लेते थे कि वो किसकी देन है, वो ईश्वर की देन को मान लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो गीत, संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन है, मतलब ये सब मन बहलाने के साधन है। ये सब मतलब हमें अच्छा लगता है सुनने में। गीत और नृत्य तो किसी भी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। सब क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत होते हैं, वो भी अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। इनसे और खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का भी व्यायाम होता है। तो नृत्य में भी व्यायाम होता है, तो खेल से भी व्यायाम हो सकता है, मतलब कसरत हो सकती है। तो ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इनके बिना जो जीवन है नीरस और कैसा हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, मतलब बोरिंग हो जाता है। तो इस प्रकार हम इनके महत्व का पता, इस प्रकार से इनके महत्व का हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते और भाषा ना होती? तो देख लेते हैं, यदि जो है हमारे पास अक्षर ना होते तो हम इतने विकसित नहीं हो पाते। हमें क्या है, हमारे इतिहास का कुछ भी पता नहीं चल पाता कि हमारे पूर्वज ने कब, किस दौर में, कैसे अपना जीवन यापन किया, किस प्रकार से वो रहते थे। हम ये कुछ भी उनके बारे में हम नहीं जान पाते। उनके विचार और ज्ञान का अनुभव का भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिल पाता। और मानव जाति का विकास भी कैसा होता, रुक जाता, और हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हम आज पहुँच पाए हैं। और देख लेते हैं भाषा वाला। भाषा जो है भावों को प्रकट करने का क्या होता है, एक साधन होता है। यदि जो भाषा ना होती तो मन के भाव को व्यक्त करने का माध्यम ही ना मिल पाता। भाषा नहीं होती तो हम कैसे अपने विचार एक दूसरे से प्रकट कर पाते। तो लोग जो है एक दूसरे को अपनी बात ही नहीं कह पाते,
और उनसे अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वैसी ही स्थिति कैसी होती, मनुष्य की भी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों से चर्चा कीजिए। तो लिखित भाषा कैसी क्या होती है, लिखी जाती है, ये लंबे समय तक क्या होती है, सुरक्षित रखा जा सकता है, जहाँ पे भी लिखेंगे हम उसको संभाल के रख सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमें इतिहास का पता चलता है। इससे क्या होता है, ज्ञान का जो हमारे प्रचार प्रसार होता है, हम दूसरे को भी ये ज्ञान दे सकते हैं लिख के, परंतु इसे सीखने में क्या लगता है, बहुत समय लगता है। और इसके लिए क्या होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है, मतलब मन से इसको याद करना पड़ता है। और फिर भी इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। और मौखिक भाषा का क्या होता है, मौखिक भाषा का प्रयोग क्या है, हम अपने दैनिक कार्यों में तो करते ही हैं। इसे सीखना कैसा होता है, बहुत ही सरल होता है। बच्चा माता पिता का वार्तालाप सुनकर भी क्या होता है, भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बच्चा भी हमारा बोलना सीख जाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो बच्चा हमारा इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बोलेगा। परंतु मौखिक भाषा का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। ये दो व्यक्तियों के बीच के ही भाव को आदान प्रदान कर सकता है। भाषा क्या होती है, जैसे मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, बस हम दो के बीच में ही रहेगा। और लिखित होता है तो वो हम उसे लिख कर किसी को भी भेज सकते हैं, तो बहुत से लोग उसके बारे में जान सकते हैं। परंतु दो पीढ़ियों के बीच की जो जानकारी का आदान प्रदान करना, इसके माध्यम से क्या है, संभव नहीं है। यद्यपि आधुनिक युग में टेपों और सीडी के प्रयोग से मौखिक भाषा भी संजोकर रख सकते हैं। अब क्या हो गया है, अब क्या सीडी भी आ गई है, टेप भी आ गए हैं, तो उसके थ्रू हम जो है वीडियो बनाकर उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो मौखिक भाषा भी आप क्या है, संजोकर रखी जा सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। और आपको अगर इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की आपको PDF अवेलेबल मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।